बताएं जी क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ऑन है लेकिन उसे इधर सामने करें ना। पहला लेक्चर कौन सा जी? केमिस्ट्री की नोटबुक निकाल लें। बस बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज खामोश हो जाएं। केमिस्ट्री का जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, नाम क्या है जनाब साहब? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ा रहा था आपको? आई थिंक हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर हमने क्या पढ़ा है? फिर हमने पढ़ा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयंस। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा फ्रॉम ईच यूनिपॉजिटिव आयन इन व्हाट? in 1 mole of unipositive gaseous ions to form 1 mole of dipositive gaseous ions। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने कहा कि पहली वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है उसको अगर कंपेयर करें दूसरे वाली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के साथ, हमने का आखिरी फैक्ट लिखा हुआ है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसकी हमने जो डेटा बुकलेट का एक पेज आपको पेस्ट करके यहाँ पे दिया है, वहां से कंसल्ट भी किया हमने। हर एलिमेंट में ऐसा ही देखा कि दूसरी वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से बहुत बड़ी है। किसी को मसला इस बात से? नहीं। अभी जो दूसरी वाली वैल्यू बड़ी है पहली वाली से, अगर मैं उधर ही फुल स्टॉप लगा के एक नोट लिखें, बल्कि लिखें जी एक्सप्लेन वाई। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट करेंगे। जो आपने कल की बात लिखी है वहां फुल स्टॉप लगाएं और फुल स्टॉप लगा के लिखें एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई का जवाब दीजिए जनाब साहब। सेकेंड वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से बड़ी क्यों है? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो कहां से निकालना है? कहां से निकालना है? वो यूनिपॉजिटिव आयन में से निकालना है। उस आयन का क्या मसला है? उस आयन का मसला ये है कि उसका साइज थोड़ा छोटा है, उसके अंदर न्यूक्लियस की पुल ओवर द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, साइज उसका छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। आई थिंक ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है, हमने पहले भी कभी रेडियस के लिए शायद पढ़ी हुई है जी। ना भी जाए, इनर शेल पे बात ना भी जाए, आप देख लें, आपने कल जो टेबल दिया है मैंने आपको, उसमें वैल्यूज देखें, वो तो हर किसी में से, हाँ इनर शेल पे अगर बात गई तो फिर तो बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। हमने देखा था वो 100 से निकल के हजारों में चली जाती थी बात। तो वो एक अलग फैक्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से निकालना है, अगर शेल खत्म हो गया है और अब अंदर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब मैं एक और फैक्ट लिखवाऊंगा। तब मैं क्या लिखवाऊंगा देखते हैं जनाब। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक नोट ये लिखिए प्लीज, मतलब एक्सप्लेन वाई का जवाब दीजिए। देखिए in the second ionization energy, या for the second ionization energy, for the second ionization energy, the electron is to be removed for the second ionization energy for the second ionization energy, the electron is to be removed from क्या? From a unipositive gaseous ion. The electron is to be removed from a unipositive gaseous ion. मतलब क्या इस बात का? ब्रैकेट में लिखिए कैटाइन, दैट इज कैटाइन।
इन विच क्या हो रहा है, वहां पे दो बातें हैं। मैं सोच रहा हूं कि पहले क्या लिखूं, पहले उसके न्यूक्लियर पुल के इजाफे का लिखूं या पहले उसके एटॉमिक रेडियस के आयनिक रेडियस की कमी का लिखूं। तो बुनियादी तौर पर पुल है, मतलब बेसिक जवाब क्या है कि उसमें जो न्यूक्लियर पुल है ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा है, जिस वजह से क्या हुआ था, जिस वजह से रेडियस भी छोटा हुआ था और जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी वो ज्यादा होगी। रेडियस छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी ज्यादा। तो बेसिक जवाब क्या है, आई थिंक बेसिक जवाब उसका इन विच द इन्फ्लुएंस या पुल, ये लिखे इन विच द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, ये लिखे इन विच द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द in which the pull of the nucleus on the remaining valence, remaining लिखें या valence लिखें, in which the pull of the nucleus on the remaining या valence electrons is higher, yes, greater. In which the pull of the nucleus on the valence या remaining electrons is higher, due to which अब इस बात के दो इंप्लीकेशन हैं, इसके दो इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट ये है कि एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है, और उसी तरह का एक इफेक्ट क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें मेंशन कर देता हूं, उसको लिखूंगा कैसे, लेकिन ड्यू टू विच नॉट ओनली द रेडियस डिक्रीजेस, ड्यू टू विच नॉट ओनली द रेडियस इज स्मॉलर, ड्यू टू विच नॉट ओनली द cationic radius is smaller, but the energy required to remove the electron, not only the cationic radius is smaller, but the energy required to remove the electron is higher. इसमें अगर आप ये नॉट ओनली द रेडियस इज स्मॉलर वाली जो बात है ना, प्लीज इसको ब्रैकेट में कर दें। ये अगर आप ना भी लिखें तो नंबर पूरे हैं हमारे, क्योंकि ये बात तो हम क्यों समझाना चाहेंगे, ये तो रेडियस का, ये तो अलग सवाल, ये तो एक इंडिपेंडेंट सवाल है कि जनाब कैटायन का रेडियस छोटा क्यों है, ये तो अलग एक सवाल था ना। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि शायद नंबर बहुत ज्यादा होंगे तो मैं पॉइंट मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज एक नंबर या दो नंबरों का सवाल है तो मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा कि जनाब साहब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की निकालने की एनर्जी ज्यादा किस वजह से है, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, वो एक कैटाइन में से निकालना है, जिस कैटाइन में न्यूक्लियर पुल ओवर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ये बल्कि मेंशन कर ही दें कि जिस कैटाइन का साइज छोटा होता है, क्या पता हमारे वो पुल वाले जुमलों को ना फॉलो करे और वो रेडियस वाले जुमले को फॉलो कर ले कि रेडियस क्या हो गया, छोटा हो गया। वैसे दोनों बातें ही ठीक है। बुनियादी बात क्या है कि हमारे पास कि पुल ज्यादा हो गई है जिस वजह से रेडियस छोटा हो गया है, और एनर्जी निकालना जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो ज्यादा हो गई है। आई थिंक मैं समझा चुका हूं जितना मैंने समझाना है। आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि सर वो वैलेंस शेल ही उड़ गया है और अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल से उड़ाना है, तो पुत्र मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो इनर शेल इतना क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा, साइज इतना छोटा हो चुका होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अब बहुत मुश्किल होगा। जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर पुल ऑफ द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत करीब होते हैं, किसके, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं, उनके ऊपर पुल जो है वो बहुत ज्यादा अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो एक काम करें, अगला नोट लिखें, if the second electron to be removed, बल्कि काम करते हैं, मैं इस बात को बाद में ले जाऊंगा, मत लिखें अभी। जनरल जो मैंने लिखाना था मैं जनरल लिखवा दिया है, अब मैं स्पेसिफिकली शेल के चेंज होने की बात मैं आगे डेवलप करता हूं। मैं इस पहली बात से रिलेट करके एक और बात निकालना चाहता हूं कि अगर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी पहले वाले से मुश्किल है तो जरा टेबल देखें तो आपको पता चलेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने वाले से भी ज्यादा है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल, तो इसका मतलब क्या है, हर अगली आयनाइजेशन एनर्जी पिछली आयनाइजेशन एनर्जी से क्या है। तो आई थिंक मैं ये वाला फैक्ट पहले लिखवाना चाहता हूं। प्लीज एक काम करिए, फैक्ट नंबर 2 लिखिए। कल का जो आपने लिखा था कि कल क्या लिखा था, आयनाइजेशन एनर्जी कौन से वाली, दूसरी वाली इज ग्रेटर देन क्या, पहले वाली। इसको मैं कहूंगा दिस इज फैक्ट नंबर 1।
इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं और अब मैं अगला फैक्ट क्या लिखवा रहा हूं, फैक्ट नंबर 2 ये लिखे जी, the values of successive ionization energies, the value या values of successive ionization energies keep on increasing. The value या values of successive ionization energies keep on increasing. क्यों भाई? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे न्यूक्लियस का पुल ओवर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही होता जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन्स कम करते जाएं प्रोटॉन्स उतने ही होंगे, मतलब प्रोटॉन्स की आर्मी डोमिनेट करती जाएगी तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होता रहेगा। तो बुनियादी पिछले वाली बात ही लिखूंगा मैं, हर अगले वाली वैल्यू पिछले वाली वैल्यू से क्यों ज्यादा है? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंक्रीज इन द क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, या ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ओवर द रिमेनिंग वैलेंस। आई थिंक वही जुमला लिखेंगे यहाँ पे। तो काम करें इधर भी सीधा सीधा लेके ड्यू टू भी कर दें, ड्यू टू लेके जुमले खत्म करें। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, ड्यू टू इंक्रीज इन द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू increase in the pull of the nucleus on the remaining valence electrons, and decreased radius, पुल ज्यादा हो जाती है रेडियस कम हो जाता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाती है? एक काम कीजिएगा एंड डिक्रीज्ड रेडियस भी मेंशन कर दें। मैंने पिछले जवाब में भी क्या किया है, पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा करा है और रेडियस का डिक्रीज होना मेंशन किया हुआ है, एंड डिक्रीज्ड रेडियस भी मेंशन कर लीजिए प्लीज। ठीक है जनाब साहब, इसको मसला इस बात से ओके। अब एक काम करें, डिक्रीज रेडियस की बात हो गई है तो अब उस फैक्ट को जरा ऐसे लिख लें कि आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 व्हिच इज फर्दर लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 व्हिच इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 4 एंड दैट क्या जी, कौन सी वाली? आयनाइजेशन एनर्जी नंबर n। फैक्ट नंबर 2 को अगर आप समराइज करके लिखना चाहते हैं, मतलब उसको सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो प्लीज ऐसे करके लिख दीजिए। कल तो हम सिर्फ पहली और दूसरी वाली वैल्यू कंपेयर कर रहे थे ना, अब मैं सिर्फ दूसरी नहीं, मैं तीसरी चौथी हर आने वाली वैल्यू के बारे में क्या कह रहा हूं कि उसने पिछली वाली वैल्यू से क्या होना है, उसने पिछली वाली वैल्यू से कम, सॉरी पिछली वाली से ज्यादा होना है। क्यों ज्यादा होना है? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियर पुल ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे साइज क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती जाएगी। क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नो? ओके। सो एक काम करते हैं, आपको आई होप इस वाले की इक्वेशन तो पता है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप? m में से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालो और क्या बनता है, m1 पॉजिटिव गैसियस बनता है। इस पे आ जाओ जरा, इसकी इक्वेशन कैसी होगी? सर जी m1 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनेगा? मैं चाहता हूं कि इसको कैसे लिखा जाए। सर जी इसका मतलब क्या है? देयर इज दिस m इन द गैसियस स्टेट, इसमें से अगर आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? सर जी m1 पॉजिटिव इन द गैसियस स्टेट बनेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? m2 पॉजिटिव इन द गैसियस स्टेट बनेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? m3 पॉजिटिव बनेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? m4 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी। एंड यू नो ये सेकंड वाले का प्रोसेस है, ये थर्ड वाले का रिएक्शन है, ये फोर्थ वाले का रिएक्शन है। और इसकी एनर्जी अगर है 100 तो इसकी क्या होगी? 200, इसकी क्या होगी? 300, इसकी क्या होगी?
हमें तो बस इसी तरह का पैटर्न याद होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ पे गिवन है, वो आपके उसमें जो पेपर मैंने दिया है, जो टेबल मैंने दिया है, उसके अंदर वो सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां जो वैल्यू है, सपोज करो इस वैल्यू को मैं कहता हूं, एक वैल्यू है यहां पर x, सपोज करो दिस वैल्यू इज x, this value is y, this value is z, this value is something like p और whatever, कोई भी और वैल्यू दे दो। ये जो वैल्यूज हैं x, y, z और p या जो भी q, r, s, t, इन वैल्यूज ने हमें क्या करना है, इनका असल में लेना देना है एटम के स्ट्रक्चर के साथ। किसका जनाब साहब? तो इनमें जब बहुत बड़ी जंप आ जाएगी तो हम कहेंगे क्या हो गया है, शेल चेंज हो गया है। ये वो वाहिद कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आई वुड लाइक टू राइट कि जनाब ये जो वैल्यूज हैं, देखें, द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, द वैल्यूज ऑफ, अगला एक नोट लिखेंगे जी, फैक्ट नंबर 3, द वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज gives us an idea about क्या? Gives us an idea about the atomic structure. Gives us an idea about the atomic structure. Gives us an idea about the atomic structure. Not the whole atomic structure, but I think the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये काम करें, द एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करके लिखें। कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द, प्लीज अंडर एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करें और वहां लिखिए दैट इज द, क्या जनाब साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन भी पूरी नहीं पता चलेगी, कौन सी पता चलेगी? ऑफ द, आई थिंक वैलेंस शेल, यस एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल। बल्कि समझ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो वैलेंस में कितने हैं कितने नहीं, मैं देख लेता हूं, ठीक है। अब वो पता कैसे चलेगा, अंडरलाइन करें इस बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पता चलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? मैं बताना चाहता हूं कि अगर बहुत बड़ा इंक्रीज आया तो इससे ये पता चलेगा कि आपने इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला है, इनर शेल से निकाला है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इनर से निकाला है, तो इससे पहले जो निकाले हैं वो किस में से निकाले हैं? वो वैलेंस में से निकाले हैं। तो इससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो किस में होंगे? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मुझे वैलेंस शेल पता चल जाएगा, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, मुझे वैलेंसी पता चल जाएगी। तो वैलेंसी के बारे में पता करना बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। उससे हमें पूरे का पूरा एटम या एलिमेंट या उसका ग्रुप या उसका जो भी कुछ है, हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तो काम करते हैं, एक और नोट लेके फिर मैं सवाल लिखवाता हूं। देखिए जी, there is a tremendous, if there is a tremendous increase, if there is a tremendous increase if there is a tremendous increase in the what? Okay, if there is a tremendous increase in between any two successive ionization energies, if there is a tremendous increase in the values in the in any two ionization energies, then it will suggest that the electron is removed from, it will suggest that the new electron is removed from, the next electron is removed from, then it will suggest that the next electron is removed from किधर से remove किया है, is removed from, suggests that the next electron is removed from an inner shell, is removed from an
inner shell. This will give us the idea about the number of electrons in the valence shell. I dot E, number of valence electrons. That is the number of valence electrons. अच्छा, एक काम करिए, एक सवाल लिखें। मैं आपको कुछ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बताऊंगा, आपने मुझे एलिमेंट का ग्रुप नंबर बताना है। क्या बताना है जी? सवाल लिखें, फाइंड द ग्रुप नंबर ऐसे ग्रुप नंबर पता कैसे चलता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिखें फाइंड द ग्रुप नंबर मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द ग्रुप नंबर या ब्रैकेट में लिखें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर के साथ क्या लिखें? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ द successive ionization energy values of an element X are, if the successive ionization energy values of an element X, I don't know what the element is, are, क्या क्या वैल्यूज बता देता हूं बस मैं। क्या वैल्यूज हैं जी? पहली वैल्यू है 950, फिर अगली वैल्यू है 1800, फिर अगली वैल्यू है 2700, फिर अगली वैल्यू है 4800, फिर है 6000, फिर है 18400। चलो, if the successive ionization energy values of an element X are this and this, what are these? These are successive ionization energy values। मतलब ये क्या है? This is पहली ionization energy value, ये पहली मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये क्या है सर? ये दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये चौथी आयनाइजेशन एनर्जी, ये चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये पांचवी आयनाइजेशन एनर्जी, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन निकाला है। ये छठी आयनाइजेशन एनर्जी है, छठा इलेक्ट्रॉन निकाला है। खैर बहरहाल अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा था, हमें क्या ऑब्जर्व करना है? एक ट्रेमेंडस इंक्रीज देखना है, वेरी लार्ज इंक्रीज देखना है, वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखना है। बताइए क्या हो रहा है? पहली वैल्यू 950, कितना फर्क पड़ा? अगली वैल्यू तक जाने में कितना फर्क पड़ा? 850, फिर अगली वैल्यू पे कितना फर्क पड़ा? 900, फिर इससे अगली में कितना फर्क पड़ा? हाँ जी 2100। क्या ख्याल है आपका? 800 के बाद 900, 900 के बाद 2100, बहुत बड़ा है? नहीं, इतना बड़ा फर्क है बड़ा है। लाइक क्या पता सबशेल चेंज हुआ, क्या पता क्या चेंज हुआ? सबशेल चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन मैं अभी मेन शेल की बात करूंगा। मेन शेल के लिए क्या आना चाहिए? एक ट्रेमेंडस इंक्रीज आना चाहिए। इंक्रीज हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी वैल्यू चाहिए? इसमें कितना फर्क आ रहा है? 1200। इसमें कितना आ रहा है? 12400। हाँ जी सर, ये बहुत बड़ा फर्क है। क्या जनाब साहब? ये वाला फर्क 800 मतलब ऑलमोस्ट 1000 का फर्क, 1000 का फर्क, 2000 का फर्क, 1000 का फर्क, 12000 का फर्क, ठीक है। तो जो आपका 850 है, इसको आप ऑलमोस्ट 1000 का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1000 का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 2000 का डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1000 का डिफरेंस, नाउ 12000 का डिफरेंस। तो 1000 का फर्क या 2000 का फर्क इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन 12000 का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर ये बहुत बड़ा फर्क है, आई थिंक दिस सिक्स्थ वैल्यू, मैं बताता हूं आपके सवाल की जवाब। ये सिक्स्थ वैल्यू क्या है?
फिफ्थ वैल्यू के मुकाबले में बहुत बड़ी वैल्यू है। व्हाट डज इट मीन? कि छठा इलेक्ट्रॉन किधर से निकला है? इनर से। तो वैलेंस में कितने थे? तो ग्रुप नंबर क्या है? 5। योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ, कम तो नहीं हो रही, वैल्यूज तो ज्यादा है, मैं तो डिफरेंस चेक कर रहा हूं। हाँ, इंक्रीजिंग डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, वैल्यूज का इंक्रीज होना जरूरी है। अब डिफरेंस कभी थोड़ा है कभी ज्यादा है, आपने एक डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। कौन सा? द हाईएस्ट डिफरेंस। ठीक है जी। अब ये 900 1800 वैल्यूज तो ये वाली है ना, वो तो मैं रफ वर्क कर रहा हूं कि जी कितना ज्यादा हो गया, इसमें कितना ज्यादा हो गया, ये कितना ज्यादा हो गया, ये कितना ज्यादा हो गया, वो कितना ज्यादा हो गया। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये वाला डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 1000, नॉट अ बिग डील। 1000 नॉट अ बिग डील। 2000 इट्स नॉट इवन अ बिग डील। 1000 ये भी नहीं। अब वो कहती है सर अगर ये 850 मतलब इंक्रीज को भी इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इंक्रीज विल इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज विल इंक्रीज। नो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया। मैंने बोला द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज विल इंक्रीज। अब वो जो हर दो वैल्यूज का जो इंक्रीज है वो कितना इंक्रीज है, क्या वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, इसके बारे में तो मैंने कोई बात नहीं बोली आपको। ठीक है। हाँ, ये जरूर बोला है कि जब बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो ये क्या सजेस्ट करेगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला है? इनर शेल में से निकाला है। इसमें किसी को मसला है? तो अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से निकाला है तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है? छठा वाला। आई थिंक अगर आपने सिक्स्थ वैल्यू को देखा है, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ वैल्यू। तो फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ में बहुत बड़ा अगर इंक्रीज आ रहा है तो इट मींस सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन इनर शेल। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल। तो एक काम करें, एक नोट लिखें, सिंस देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज since there is a tremendous increase in the ionization energy, since there is a tremendous increase in the ionization energy from fifth to sixth value, from fifth to sixth value, which means that the sixth electron, which means that the sixth electron is removed from an inner shell, is removed from an inner shell, is removed from an inner shell. So there are 5 electrons in the valence shell. So there are 5 electrons in the valence shell. There are 5 electrons in the valence shell. Hence the group number is क्या? या तो 5 या फिर 15। ये 5 है कि 15 है? अब ये तो O लेवल का पीरियोडिक टेबल है या A लेवल का पीरियोडिक टेबल है, उस हिसाब से ग्रुप नंबर 5 है या 15 है, उसकी हम बात करेंगे। बहरहाल मैं इतनी बात तो कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है। अब ये सवाल वाला मजीद मुझे आगे बता देगा कि ग्रुप नंबर क्या है। हेंस द ग्रुप नंबर इज, देखें, हेंस द ग्रुप नंबर इज ईदर 5, O लेवल वाला 5 और A लेवल वाला 15 भी हो सकता है, या क्या पता A लेवल वाला ही 5 हो। ठीक है, मैं भी इसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं करना चाहता। ठीक है, या इसको ग्रुप नंबर 5 लिखें या 15 लिखें। आई होप आपको 5 और 15 का मसला समझ आया हुआ है कि जिसको हम O लेवल में ग्रुप नंबर 5 कहते थे वो A लेवल का ग्रुप नंबर 15 है, और जिसको हमने किसी खाते में भी O लेवल में नहीं लिखा था वो उस जैसे 10 ग्रुप्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं। कौन से वाले? और ट्रांजिशन वाले 10 ग्रुप्स आ चुके हैं। सवाल जब आपके पेपर में आएगा
तो वो 5 या 15th वाली एम्बिग्विटी को क्लियर करता हुआ आएगा। वो नीचे ऑप्शन ही क्या देगा, या तो ऑप्शन को 5th का देगा या ग्रुप 15th का देगा, दोनों ऑप्शन वो आपको नहीं देगा। बहरहाल दोनों में से देख लीजिएगा कि जो भी ऑप्शन उधर रिलेट करता है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। किसी के पास कोई सवाल है जी? एनीवन? ओके, उन्होंने कहा है, उनका सवाल ये है, मैं आपके सवाल को पेज के हेडर पे लिखना चाहता हूं। कैसे? मैं उनके सवाल को यूं प्रेजेंट करूंगा, मुझे लगता है शायद वो ये पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज मेंट बाय दिस। शायद आप ये पूछ रही हैं कि सर इसका मतलब क्या है, बताएं जनाब इसका क्या मतलब। इसका मतलब है ये एक स्टेप नहीं है, ये 2 स्टेप्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट ये इस पहले वाले आप कहां पहुंच गए हो, सर जी आपने यहां से बात स्टार्ट की है और आप यहां पहुंच गए हैं। व्हाट डज इट मीन? आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यूनि पॉजिटिव बनाया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, डाई पॉजिटिव बनाया। तो अगर आप यहां से डायरेक्ट वहां गए हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई, या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो मैं इस बात को प्लीज पेज के हेडर पे लिखें जी। इसका डेल्टा H क्या होगा, I डॉट E क्या 1 प्लस I डॉट E क्या 2, एंड आई थिंक इसकी वैल्यूज क्या होंगी, पहले वाले की वैल्यू x, दूसरे वाले की वैल्यू y, x प्लस y। ठीक है, तो अगर आपने इकट्ठा भी उसने लिख दिया है, आपने इकट्ठा नहीं समझना, आपने समझना है 2 स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो कि आपको डेटा बुकलेट में अलग से लिखी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपके पास अलग से लिखी होगी। उसने अगर क्या कर दिया, उसने अगर इकट्ठा लिख दिया तो आप कितना मैग्नीट्यूड लेंगे इसकी एनर्जी का, पहली वाली प्लस दूसरे वाली ऐड करके लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वो टेबल देखें, मैग्नीशियम का जिक्र हो रहा होगा, प्लीज मैग्नीशियम का टेबल देखें। इफ आई टेल यू कि मैग्नीशियम का मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो बताइए उसमें कितनी एनर्जी लगती है। आता हूं आपके सवाल की तरफ, दूसरा बताइए, अगर मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो प्लीज टेल मी कितनी एनर्जी लगेगी। 736। ओके, अगर मैग्नीशियम के यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, 1450। अब अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम के गैसियस एटम में से इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं और Mg का 2 पॉजिटिव गैसियस आयन बनाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो पहली और दूसरी वाली क्या कर दें, ऐड कर दें। ये आप सवाल पूछ रही थी, मैंने जवाब दे दिया। यही पूछ रहे थे आप? हाँ, हो तो सकते हैं, तो इसीलिए उसको आप दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें, हो सकता है जी। योर क्वेश्चन प्लीज अब्बास। हाँ, तो क्या हो रहा है एम के साथ, बोर्ड पे देखो एम के साथ क्या हो रहा है? सही है, चलो जनाब साहब यहां से आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे। उनका सवाल खत्म हुआ चाहता है। और किसी के पास कोई सवाल है जी? एनीवन? और किसी ने कोई सवाल पूछा जी? सुने जरा, सवाल सुनेंगे प्लीज। शायान प्लीज सुनो ना यार, सवाल सुनो। असल में ग्रुप नंबर तो नहीं डिसाइड करना था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करने थे, और मैंने सवाल ऐसा लिख दिया, फाइंड द ग्रुप नंबर। ठीक है, तो अगर आप वो जो ऑप्शंस आएंगी वो ऑप्शंस डोंट वरी, वो 5 और 15 में परेशान नहीं करेंगे आपको। या 5 ओनली एक ऑप्शन होगा या 15 ओनली एक ऑप्शन होगा। और जो 5 और 15 का जो ओ लेवल और एएस का फटा है वो आपको पता है, नीचे जो ऑप्शंस लिखे होंगे नो वरीज, वहां पे आपको बड़ा ऑब्वियसली नजर आ जाएगा क्या करना है। आप ग्रुप नंबर की बात को छोड़ें, आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल रहे हैं ना, दैट इज एनफ। मेरा इस वक्त का टॉपिक इतना एनफ। ठीक है जी, और कुछ पूछेंगे जी? जी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो तब जब आएगा तो 5 लिखें या 15 लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, आप इस वक्त ये मत सोचें कि क्या सवाल कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। एग्जाम का सवाल बड़ा क्लियर होता है, मतलब उसमें कभी भी आपको एम्बिग्विटी नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ जब हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम ऑप्शन डेवलप कर रहे हैं
यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है ना कि वैलेंस शेल में 5 होंगे। अब वैलेंस शेल में 5 होंगे तो 5 कैसे वाले 5 होंगे? वो अगर आप पी ब्लॉक में जाएं तो उनके वैलेंस शेल में कैसे 5 होते हैं? होता है 3p, उनका वो 4s 3d तो अंदर आ जाता है, 4s2 4p5, सॉरी 4s2 4p3। क्या होगा? एक तो ये भी क्या है, ये भी वैलेंस शेल में क्या होना है, इसको भी हम कहते हैं वैलेंस शेल में 5 होना कहते हैं। ट्रांजिशन के केस में वो 3d3 4s2 या 4s2 3d3, इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी एक हिसाब से वैलेंस शेल में 5 होना कहते हैं। मैं इस रफड़ में नहीं लेके जाना चाहता, बहुत बड़ा ये अच्छा खासा रफड़ था, मैं पीछे कॉन्फ़िगरेशन में इसको क्लियर कर आया हूं। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मेरा नया अलग से टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। मैं इस टॉपिक की बात समझाना चाहता हूं। हाँ, इसको उठाकर मैं उधर वापस अप्लाई करूंगा तो मैं एग्जामिनर से क्या डिमांड करूंगा कि भाई मुझे तो तूने ऑलरेडी फंसाया हुआ है, मुझे अब तू उधर वो 3d3 4s2 में या 4s2 3p3 में वो फंसाने वाला काम तो मेहरबानी करना ही था, ठीक है। बहरहाल अगर उसने वो भी कर लिया, उसको भी देख लेंगे, जब सवाल आएगा तो एड्रेस कर लेंगे वहां पर। मैं अभी क्या करना चाहता हूं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करना चाहता हूं, ठीक है। चूंकि मैंने क्या कहा था कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं, ये आपको क्या समझाने में मदद देती हैं, ये आपको एटम का स्ट्रक्चर समझाने में मदद देती हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मदद देती हैं, ये आपको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें मदद देती हैं। तो मदद दे दी उसने, काम खत्म। अब अगर वैलेंस शेल में 5 हैं तो आप इसका मतलब क्या निकालते हैं, वो तो अलग टॉपिक है। क्या आप उसका ग्रुप नंबर क्या निकालते हैं, 5 निकालते हैं, 15 निकालते हैं, वो भी का टॉपिक तो नहीं। अभी का टॉपिक तो ये है कि अगर छठी वैल्यू बहुत बड़ी है तो छठा इलेक्ट्रॉन अंदर से निकला है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से निकले हैं। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से निकले हैं तो वैलेंस शेल में 5 है। अब आप वैलेंस शेल पढ़ रहे हैं कि वैलेंस शेल के अंदर के सब शेल्स पढ़ रहे हैं? मैंने सब शेल्स तो अभी तक नहीं पढ़ा है, यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं अभी सब शेल्स की बात करना भी नहीं चाहता। हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे सर सब शेल्स की बात करें तो शायद मैं आपको क्या कहूं, दिस इज समथिंग लाइक, वो क्या बोलते हैं, NS2NP3। क्या है? अगर आप इसकी सब शेल देखेंगे तो एक बात को उधर गौर से सुनिएगा, वैसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये मैं वैसे आपको बता देता हूं कि मुझे लगता है वैल्यूज क्या हुई है। एक जंप इधर भी आया है, किधर, यहां 800 का जंप, नो मसला, यहां 900 का जंप, नो मसला। एक जंप ये वाला भी नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है। ये जंप पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई थिंक ये चेंज इन द सबशेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले 3 कहां से निकले हैं, पी में से, अगला ये कहां से निकला है, अंदर वाले एस में से निकला है। यू गेट दिस थिंग? चलो काम करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। एक सवाल लिखो जी, एक्सप्लेन दिस हैशटैग। सवाल लिखें, इस सवाल में जाए, यहां पे हैशटैग डालें 2100 पे और सवाल लिखें एक्सप्लेन दिस हैशटैग। ये क्या है जी, हैशटैग वाला इंक्रीज की वजह से आ गया। आई थिंक ये भी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज है। ये हाँ ट्रमेंडस इंक्रीज नहीं है लेकिन एबनॉर्मल इंक्रीज है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूं, इट विल सजेस्ट क्या, it might suggest the change in what, not the change in shell but the change in subshell। तो लिखे जी, this इसको क्या बोलें, ट्रमेंडस इंक्रीज तो नहीं बोलेंगे। दिस व्हाट, दिस लार्ज इंक्रीज, देखिए दिस लार्ज इंक्रीज, दिस लार्जर इंक्रीज सजेस्ट क्या, दिस लार्जर इंक्रीज सजेस्ट the change in subshell। This larger increase suggests a change in subshell। I dot E मुझे ये बात ऐसे समझ आती है, I dot E के बाद पता क्या लिखें, देखिए जी I dot E NS2 NP3, किसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इसका जो वैलेंस शेल है
मुझे पहले समझ आया था कि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे लगता है मुझे थोड़ा और समझ आ गया है कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। वो NH2NP3 हैं। सबसे पहले कौन सा निकलेगा, सबसे वैलेंस कौन है, ये वाला है, सबसे वैलेंस ये वाला है, तो पहले इसमें से निकलेगा, उसकी एक थोड़ी एनर्जी लगेगी, फिर क्या होगा, मैं इसके डब्बे बना देता हूं। पहले ये इलेक्ट्रॉन निकला, चलो ये वाला निकालते हैं, पहले ये निकला, इसको निकालने में कितनी एनर्जी लगी, इसको निकालने में आपकी एनर्जी लगी जी 950। कितनी लगी सर जी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई 950 की एनर्जी। फिर ये वाला जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो चुका था सर जी, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज्यादा हो चुका था, उस वजह से न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो चुकी है, साइज थोड़ा छोटा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1800। फिर इसको निकालें, अब फिर क्या हो गया सर जी, न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो गया है, पुल ऑफ द न्यूक्लियस और ज्यादा हो गई है, साइज छोटा हो गया है, एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, कितनी 2700। अब क्या होगा, अब एकदम से जब सबशेल चेंज होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज आएगा। ये नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज कितना है, पहले आ रहा था 1000 का इंक्रीज, अब कितना इंक्रीज आ गया है, अब आ गया है 2000 का इंक्रीज। तो देखें, एक तो ये वाला तो बहुत ट्रमेंडस इंक्रीज था ना, ये इंक्रीज कैसा है, लार्जर इंक्रीज है, ट्रमेंडस इंक्रीज नहीं है, अच्छा खासा लार्जर इंक्रीज है। तो इसका क्या करूं, तो बेटा सेल शेल का बंदोबस्त कर रहे हैं, आवाज खराब कर रहे हैं। इस वाले की एनर्जी कितनी है, आई थिंक इसको निकालने की एनर्जी कितनी है 4800, और ये वाला एक लार्जर इंक्रीज किस खुशी में है, ये इस खुशी में है कि सब शेल चेंज हुआ है, और जब सब शेल चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, एस सब शेल पी सब शेल के मुकाबले में क्या है, क्या भाई सर थोड़ा अंदर है ना, थोड़ा करीब है ना, उसका साइज थोड़ा छोटा है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इनिशियली क्या चीज कंफर्मेशन के साथ बयान कर सकता था, कंफर्मेशन के साथ हम क्या बयान कर सकते हैं, हाँ जी, कंफर्मेशन के साथ हम क्या बयान कर सकते हैं कि सर वैलेंस शेल में 5 है। अब उसकी फर्दर अगर आप वैल्यूज को और ज्यादा डिटेल से देखें, अगर आप इस वाले इंक्रीज पे भी ठहर जाएं कि सर ये भी नॉर्मल इंक्रीज नहीं है, नॉर्मल इंक्रीज 1000 1000 1000 का है, ये क्या 2000 का इंक्रीज है, और ये तो बहुत ही एबनॉर्मल है 12000 का इंक्रीज। तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल इंक्रीज का हम क्या कहते हैं, वो पूरा शेल चेंज हो गया है। और एक होता है नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज, वो क्या करता है, वो सब शेल चेंज करता है। वैसे मैं सब शेल का चेंज नहीं पढ़ाना चाहता था, मैं तो मेरी स्पेसिफिकेशन कहती है सिर्फ क्या पढ़ाओ, वो बहुत ट्रेमेंडस इंक्रीज को हाईलाइट करो, और सिर्फ क्या पढ़ाओ, मेन शेल का चेंज पढ़ाओ। लेकिन अगर आप वैल्यूज को देखें तो मुझे उम्मीद है कि क्या हुआ होगा आपको, सब शेल वाला चेंज भी थोड़ा ऑब्वियस हो रहा होगा। बहरहाल एक दो वैल्यूज और समझा देता हूं। इसको निकालने में अब क्या होगा, अब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही है 6000। लेकिन अब जब आप इसके बाद इनर शेल में से निकालेंगे तो वो कौन सा वाला होगा, वो जो आपका 18400 है, वो इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, n-1 समथिंग में से। n-1 समथिंग में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेटा जी उसको निकालने में बहुत ज्यादा क्या होगा, वो तो मैं समझा चुका हूं, वो मैं इस वक्त समझाने के मूड में नहीं हूं। मैंने सिर्फ क्या समझाना था, मेन शेल का चेंज आप सबको पता है, सब शेल का चेंज मैंने आपको समझा दिया है। सवालात लेंगे जरा, हाँ उसको भी समझाना है, तो इतना ज्यादा फर्क मैं नहीं दूंगा, मतलब इतना ज्यादा यहां से नहीं, वो आप उधर से सीख लें, ठीक है जी। और कुछ जी, एनीवन? बेटा जी मैंने आपको कहा ना, मैं इतने ज्यादा फर्क को ये जो आपका पेड इलेक्ट्रॉन है, मैं असल में आपको ये वाला फर्क समझा रहा हूं। अब अगर आपने इसके बीच का अपना एक फर्क है, उस फर्क को भी डिस्कस करना है, तो आई एम सॉरी, मैं इन वैल्यूज का इतना भी कोई बड़ा कमाल नहीं है कि सारा कुछ ही समझाऊंगा इनके साथ। इन वैल्यूज का सिर्फ मुझे एक चीज समझानी थी, कौन सी वैल्यू, कि हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि अगले अगले जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज का पुल ज्यादा होता जाता है। फिर हम कहते हैं जब एकदम से इंक्रीज आता है तो हमने इसका मतलब क्या निकाला,
कि शेल चेंज हो गया है। फिर मैंने वैल्यूज को देखकर एक और मतलब खुद से बना लिया है कि अगर वैल्यूज में ट्रमेंडस इंक्रीज की बजाय थोड़ा सा भी एबनॉर्मल इंक्रीज है तो उसका भी कुछ मतलब है। मैंने तो उसका भी कुछ मतलब निकाल लिया है। क्या मतलब निकाला उसका? उसका मतलब है चेंज इन सबशेल। जरा स्पेसिफिकेशन दिखाएं। वो इस चेंज इन सबशेल के ऊपर रोशनी डालने को कह रहा है कि नहीं कह रहा? मैंने लिखवा तो दिया है, मैंने समझा भी दिया है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन ने कहा कि मैंने इसको और मजीद बात करनी है तो फिर मैं शायद आपके सवाल पे चला जाऊं। केमिस्ट्री प्लीज। जरा स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। पहली लाइन क्या लिखी है जी? डिफाइन द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। डन। किसको मसला है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस to represent first ionization energies, second ionization energies and subsequent ionization energies. Equations construct हुई भी हैं, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की। Identify and explain, बल्कि एक ये तो रहता है ट्रेंड डाउन द ग्रुप या ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड में नहीं पढ़ा है। फिर कहता है identify and explain the variation in successive ionization energies of an element। वो जो वेरिएशन इन द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है वो मैंने समझा दिया है। क्या वेरिएशन है? ज्यादा होता जाएगा अगली वैल्यू। फिर कहता है अंडरस्टैंड दैट आयनाइजेशन एनर्जीज आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये तुम्हें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? उस फोर्स को ओवरकम करने की एनर्जी है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन व्हाट? एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, हमने अपने एक्सप्लेनेशंस में न्यूक्लियर चार्ज लिखा है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस हमने वो भी मेंशन किया है। शील्डिंग बाय इनर शेल्स एंड सब शेल्स। हाँ, शेल्स को भी मेंशन करें और सब शेल्स को भी मेंशन करें। एंड यस, उनका सवाल वैलिड है। एक और चीज को भी मेंशन करें, एंड स्पिन पेयर रिपल्शन। क्या जनाब साहब? स्पिन पेयर रिपल्शन को भी मेंशन करें। वो स्पिन पेयर रिपल्शन को मेंशन कैसे करें जनाब साहब? इस बारे में हमने कहीं ना कहीं क्या बात की हुई थी कि जब कोई पेयर होता है, जब जनाब साहब क्या होगा? जब कोई पेयर होता है तो उस पेयर में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या हो रहा होता है? क्या होता है जी? पेयर के अंदर पहले से एक क्या होती है? रिपल्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर रिपल्शन। अगर वहां पहले से रिपल्शन मौजूद है तो आपने सुना होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो एक काम करेंगे, उनके सवाल को एड्रेस करते हैं। उन्होंने कहा सर यहां जरा चेक कीजिए, अगर आप इन दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, आप छोड़ दें, बाकी सारी बात छोड़ दें। मैं वैसे कंपैरिजन कैसा बिल्ड कर रहा था? इसके लिए 900, इसके लिए 1800, इसके लिए 2700, इसके लिए 4800, इसके लिए 6000। अब अगर आप इस पूरी बात को मिटा दें, अगर आप एक्सक्लूसिवली स्पिन पेयर रिपल्शन की बात करना चाहते हैं तो मैं इसको मिटा देता हूं। फिर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। जी सवाल पूछिए बुशरा। कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कौन से वाला? ये वाला कि वो वाला? जब पेयर के दौरान निकालोगे तो किसको निकालना है? इसको। तो इसमें इसको निकालना क्या होता है? आसान। क्यों? इसमें पहले से क्या होती है? रिपल्शन होती है। तो उसको निकालना अगर आसान है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम, 4800। इसके मुकाबले में क्या है? कम ही है। दैट्स इट। तो मैं वो जो स्पिन पेयर वाला कंपैरिजन है, फिर मैं उसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। उनके साथ अगर कंपेयर करना है तो क्या कंपैरिजन है? वो पी वाले हैं, ये एस वाला है। वो बाहर वाले हैं, ये थोड़ा अंदर वाला है। अगर आप स्पिन पेयर की रिपल्शन आपस में कंपेयर करेंगे तो फिर वो क्या करनी पड़ेगी? वो इस आपस का कंपैरिजन होगा कि इस पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान है, और अगर पेयर खत्म हो गया, अब निकालना क्या है? अब इसको निकालना उसके मुकाबले में मुश्किल है। ठीक है, किसको मसला इस बात से? वैसे अगर मैं सारी बात सिर्फ किस हिसाब से कर लूं, अगर मैं सारी बात करीब आते आते एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते न्यूक्लियर चार्ज के डोमिनेट के ऊपर ही रखूं ना तो काफी है। न्यूक्लियर चार्ज से ही सारी बात हमारी बड़ी ऑब्वियस हो रही थी कि उसको निकाला तो इतनी लगी, फिर उसको निकाल दिया तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, ये पुल ज्यादा हो गई तो उसको निकालना मुश्किल हो गया, फिर उसको निकाला
तो पुल और ज्यादा हो गई, इसको निकालना और मुश्किल हो गया, फिर इसको निकाला तो पुल इसके लिए तो उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? वो थोड़े दूर थे, थोड़े करीब थे, ये वाले नेचुरली करीब है। सुना जरा, और से मेरी बात सुने। इसके बाद ये वाली वैल्यू जो है, देखें ये वाली वैल्यू कितनी थी 950। इसके बाद जो ये वाली वैल्यू आती है, मतलब ये वाली पहली वैल्यू आ गई, ये जो दूसरी वैल्यू आती है कितनी है 1800। दूसरी वैल्यू का ज्यादा होना, देयर इज ओनली वन रीजन, क्या? उसके निकलने के बाद न्यूक्लियर चार्ज, मतलब पुल ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा हो गई है, साइज थोड़ा कितना, बहुत थोड़ा सा कम हुआ होगा, इसलिए इसको निकालना मुश्किल है। इसको निकालने के बाद अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है? अच्छा, इसको निकालना क्या होगा? थोड़ा और मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, साइज थोड़ा सा और कम हो गया। लेकिन जब आप यहां से यहां आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में तो एक ही स्टेप का इजाफा हुआ है, लेकिन साइज जो कम हुआ है, थोड़ा नहीं, थोड़े से ज्यादा कम हुआ है। क्यों? एक नेचुरली कम है इसका साइज, इस वाले का साइज क्या है, पहले से कम है। ठीक है, हाँ, अगर आप कहते हैं सर n-1 वाले का करना था तो उसका साइज इससे बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो ये जो गैप है ना, ये जो फासला है, ये जो एनर्जी का गैप इसको कह दें, या क्या बोलते हैं, इसको डिस्टेंस का गैप कह दें। NP के बाद NS की तरफ जब आप आते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने की वजह से साइज छोटा नहीं होता, नेचुरली साइज छोटा हुआ है, तब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये जितना इसको करीब होना चाहिए तो उससे ज्यादा करीब है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर अगर आप स्पिन पेयर वाली बात करेंगे तो मैं इसको और उसको तो नहीं कंपेयर करूंगा, फिर तो स्पिन पेयर के अंदर मैं पेयर के अंदर इनको आपस में कंपेयर करूंगा कि इसको निकालना थोड़ा आसान होगा, इसको निकालना थोड़ा। खैर बहरहाल मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। जो आपका सवाल है शायद वो सवाल मैं एड्रेस कर चुका हूं। आप में से किसी के पास अगर कोई और सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? जी भाई, नो जी बता। ये तो आपने किसी जमाने में ऐसे समझाई थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। उन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकली क्या होता है? रिपल्शन होती है। लेकिन वो किस तरीके से इकट्ठे रहते हैं? मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से इकट्ठे रहते हैं। तो मैंने उनका इकट्ठा रहना समझाया था। इकट्ठे रहते क्यों है? क्या चीज है जो उनको आपस में करीब करीब रखती है? इट वाज मैग्नेटिक अट्रैक्शन। क्या मैंने ये कहा था कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल रिपल्शन खत्म ही हो जाएगी? शायद ये बोला हो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, या ये बोला हो कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम कर देगी किसको? रिपल्सिव फोर्सेस को। लेकिन अब एक और सवाल है, ये तो मैंने आउट ऑफ द सिलेबस बात बताई आपको। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी कहा था मैग्नेटिज्म केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है। ये मैग्नेटिज्म वाली लफ्ज आप कभी भी सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम सिलेबस में मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन या रिपल्शन तो पढ़ेंगे ना, ये तो सिलेबस में है। अब अगर वो कहते हैं जी एक टर्म एग्जिस्ट करती है, कौन सी टर्म? स्पिन के पेयर, जो पेयर है उसने जो स्पिन करना है, उधर कोई रिपल्शन एग्जिस्ट करती है, तो उस रिपल्शन का फर्क क्या पड़ेगा आप पे? अब उसका जवाब देते हुए, जैसे मैं इनके सवाल का जवाब पहले नहीं देना चाहता था, फिर मैंने स्पेसिफिकेशन खोली तो उसने कहा 2 जवाब। तो स्पेसिफिकेशन ने कहा है कि स्पिन पेयर रिपल्शन का कोई ना कोई इंपैक्ट है, वो बता दीजिए। क्या इंपैक्ट बता रहा हूं मैं? मैग्नेटिज्म को भूल के बता रहा हूं। ठीक है, मुझे मालूम है मैग्नेटिज्म इसको कुछ हद तक करीब रखने की कोशिश करती है, लेकिन इनके दरमियान में एक रिपल्शन है, वो है तो है। अब अगर वो रिपल्शन है तो रिपल्शन क्या करेगी? पहले ही दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही होगी। तो अगर उसने पहले से दूसरे को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करनी है तो पेयर के बीच में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों आसान है? वो पहले ही लड़ रहे हैं, उनके किसी भी कान में जाके बात डाल दें, उनकी फूट पड़ जाएगी। ठीक है, उनकी पहले से लड़ाई चल रही।
ठीक, तो अगर पहले से लड़ाई चल रही है तो उसको निकालना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जो ये वाले हैं ये अलग अलग हैं, इनका अपना अपना एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। इधर भी अगर क्या हो गया, इधर भी अगर कोई होता NH2NP4, क्या होता NH2NP4, तो उसमें क्या सीन होता, NH2NP4 में क्या होता, एक पेयर्ड होता, कौन सा वाला, लो जी। अब एक सवाल है, इन तीनों की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आई थिंक वो पेयर्ड वाला सबसे पहले निकलेगा। क्यों, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। किस खुशी में, सर वहां एक रिपल्शन चल रही है, उस रिपल्शन के नतीजे में वो पहले ही निकलना चाहते। एक तो इन तीनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अगर एनर्जी लेवल सेम है, अब इसको निकालना आसान है कि उसको निकालना आसान है, जिसके अंदर स्पिन पेयर रिपल्शन है, उसमें उस रिपल्शन वाले, अगर मैं कहूं जी तीनों का लेवल एक जैसा है, इसको निकालने की एनर्जी, अब आप डिसाइड क्या करना है कि सबसे पहले क्या निकलेगा। तो मुझे लगता है जिसमें स्पिन पेयर रिपल्शन है वो कहेगा भाई मुझे पहले निकालो, अपनी बात में लड़ाई लड़ते रहना, ठीक है। तो अगर ये NP4 होता तो पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलता, फिर उसके बाद में कहता जी ये निकालो या ये निकालो या ये निकालो। लेकिन अगर आपको याद हो तो PX PY PZ हमारे दिए हुए नाम हैं, हमारी दी हुई डायरेक्शंस हैं। असल में PX PY और PZ सेम लेवल है, लेवल उसका सेम है, लेकिन उन तीनों सेम लेवल में एक लेवल ऐसा है जिसमें पेयर, उस पेयर में क्या है, रिपल्शन है, नाम उसका क्या है, स्पिन पेयर रिपल्शन है। उसको निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो सबसे पहले कौन निकलेगा, वो निकलेगा। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर जवाब है आपके सवाल की तरफ। लेकिन चूंकि मेरी ऑप्शन NP4 वाली नहीं थी तो मैं इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था। अब करना चाहता हूं, एक सवाल लिखें, इस पर बात करते हैं। एक्सप्लेन which electron is to be removed first in terms of energy requirements. Explain, फिर कॉमा लगाइए, देखिए which electron is to be removed first. Explain which electron is to be removed first in terms of energy considerations. Explain which electron is to be removed first, फिर कॉमा लगाएं और फिर लिखें in terms of energy considerations. In terms of energy considerations. In terms of energy considerations. In the following example, या from the following example, in the following example. फॉलोइंग एग्जांपल में किसकी मिसाल दें आप, ऑक्सीजन। इन द फॉलोइंग एग्जांपल दैट इज ऑक्सीजन। क्या सीन है ऑक्सीजन का, 8 है ऊपर और नीचे 16.0। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p4। मैं ये वैलेंस शेल ड्रॉ कर देता हूं, 2s2 2p4। इस एग्जांपल को आगे कैरी करें जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन बताना है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फर्स्ट। इस वक्त मुकाबला किसके दरमियान में है, क्या 2s2 वाले निकलेंगे पहले? सर वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो इनर सब शेल है। 2s2 तो ये तो मैंने वैलेंस शेल बोल दिया। अब वैलेंस शेल में से भी आगे जाना है, वैलेंस शेल की बात भी नहीं हो रही, वैलेंस सब शेल बताएं। ये ऑक्सीजन है, उसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन। अब बताएं कौन सी, अब बताएं वैलेंस सब शेल की कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है, 2p4, जिसका मतलब क्या है, हाँ जी, इस वैलेंस सबशेल में वैसे तो तीनों का एनर्जी लेवल क्या है,
px है ये, दिस इज 2px 2py 2pz। इन सब का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है, तो किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दें। लेकिन एक फर्क है, 2px के अंदर एक स्पिन पेयर रिपल्शन है, उस वजह से इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान है। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑल्दो द 3p ऑर्बिटल्स, देखें जवाब बनाने की कोशिश करें जी। ऑल्दो द 3p ऑर्बिटल्स, 3 मैथ्स में नहीं लिखना, अंग्रेजी में लिखना है THREE, 3 ऐसे लिखे। ऑल्दो द 3p orbitals have the same energy level, although the 3p orbitals have the same energy level, although the 3p orbitals have the same energy level, but the 2px orbital is paired। अब 2 मैथ्स में लिखना है, पहले 3 इंग्लिश में लिखा था, अब 2 वो मैथमेटिकल नंबर लिखना है। बट द 2px ऑर्बिटल क्या लिखा है? इज पेयर्ड। सो व्हाट? सो ड्यू टू द स्पिन पेयर रिपल्शन, सो ड्यू टू द स्पिन पेयर रिपल्शन, the electron from 2px is easiest to remove। So क्या लिखा आपने? Due to the spin pair repulsion in, क्या लिखा हमने? Although the 3p orbitals have the same energy level, but the 2px orbital is paired, so due to the spin pair repulsion, the electron from 2px is easiest to remove, hence it will be removed first, hence it will be removed first। तो ये इन्वॉल्वमेंट है किस कॉन्सेप्ट की? ये जो स्पिन पेयर रिपल्शन का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मैं इतना इन्वॉल्व कर सकता हूं अपने इस स्पेसिफिकेशंस के अंदर। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक मैं आज के लेक्चर में इतनी ही बात करना चाहूंगा। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में जनाब साहब आपसे डिस्कस किया जाएगा। होपफुली कल तक